तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और पाठ्य योजना जिसका प्रकरण है समानुपात। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जो लिखते हैं इसमें पहली हेडिंग है विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय में प्रशिक्षण देने जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक सूचना, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। ठीक है, दिनांक में जिस दिनांक को आप पढ़ाएंगे, जिस कक्षा में आप पढ़ाएंगे, ये 6, 7 और 8 इसी में पढ़ा सकते हैं, जिसमें आपको पढ़ाना हो। ठीक है, विषय में गणित, कालांश में जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे और जितने देर पढ़ाएंगे आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद प्रकरण प्रकरण हमारा हमारा हो जाएगा समानुपात। ठीक है, इसके बाद जो हेडिंग है आती है वो है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम ऐसे लिखेंगे, देखिए पहला हो गया छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में अंतर्निहित गुणों तथा योग्यताओं का विकास करना। तीसरा है छात्रों को समाज के लिए उपयोगी नागरिक के रूप में तैयार करना। चौथा है छात्रों के मानसिक व तार्किक शक्तियों का विकास करना। पांचवा है छात्रों को नूतन ज्ञान खोजों से परिचित कराना। छठवां है छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना। सातवां है छात्रों में अन्वेषण शक्ति को विकसित करना। आठवां है छात्रों को ज्ञान, सूझबूझ, रुचियां तथा कलाएं आदि से सज्जित करना। नौवां है आपका छात्रों में समस्या समाधान संबंधी कौशल का विकास करना। और 10वां है आपका छात्रों में स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता विकसित करना। ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। अब देखते हैं अगली हेडिंग क्या है। अगली हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य हो गया अगली हेडिंग। इसमें पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे, जैसे कि हमें पता है कि हम हमारा प्रकरण क्या है, समानुपात, तो छात्र समानुपात के विषय में जान सकेंगे। ठीक है, तो दूसरा हो गया बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे कि छात्र समानुपात की व्याख्या करने में सक्षम हो सकेंगे। ठीक है, फिर तीसरा है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे, छात्र दैनिक जीवन में समानुपात का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगली हेडिंग है वो आती है सहायक सामग्री। ठीक है, सहायक सामग्री में आप जो जो लेके जाएंगे पढ़ाने के लिए वो इसमें लिखेंगे। जो पढ़ाते वक्त चीजें या टूल जो आप इस्तेमाल करेंगे वो लिखेंगे। यहाँ पे चाक हो गया, जैसे पॉइंटर हो गया, ठीक है, डस्टर हो गया इत्यादि। ठीक है, अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र समानुपात के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, ये हम अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है प्रस्तावना। ठीक है, इसमें हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक कथन, तीसरा हो गया छात्र छात्रा कथन। ठीक है, अब इसमें पहले जान लेते हैं प्रश्न बनते कैसे हैं। प्रश्न बनते हैं जेड आकार के, जो हम पहले प्रश्न पूछते हैं छात्रों से, छात्र उसका उत्तर देते हैं और जो छात्र उत्तर देते हैं उसी उत्तर से हम अगला प्रश्न का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला हो गया 12 का 60 से अनुपात बताइए। तो हो गया, उस छात्र उत्तर देंगे 12:60। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछेंगे हम 12:60 का सरलतम रूप क्या होगा। तो छात्र उत्तर दे देंगे 1:5। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछेंगे 4 का 20 से अनुपात बताइए। तो छात्र उत्तर देंगे 4:20। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न हम पूछेंगे 4:20 का सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, तो छात्र उत्तर देंगे 1:5। ठीक है, पांचवा प्रश्न हम पूछेंगे छात्रों से 12:60 तथा 4:20 में दोनों का समान अनुपात। समान अनुपात निकालेंगे तो 1:5 व 1:5 दोनों का आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के अनुपात को क्या कहते हैं। तो छात्र उसका उत्तर अगर नहीं देते हैं तो आप समस्यात्मक या फिर मौन, ठीक है, या निरुत्तर, आप तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग देखते हैं अगली हेडिंग है उद्देश्य कथन। ठीक है, तो इस उद्देश्य कथन में क्या लिखेंगे, छात्रों आज हम लोग समानुपात के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगली हेडिंग है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्याम पट्टकार्य। ठीक है, तो पहला शिक्षण बिंदु हम लिखते हैं यहाँ पे समानुपात। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें है समानुपात को मैं फिर छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। आप छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न पूछेंगे तुलना करने को गणित की भाषा में क्या कहते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे इसको अनुपात कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न बनाएंगे जब दो अनुपात आपस में समान या बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, छात्र ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है, स्पष्टीकरण देखिए, तो लिखेंगे आप इसमें दो समान अनुपातों को
समानुपात कहते हैं जब वह परस्पर अनुपात में है। ठीक है, आप उसका उदाहरण बता देंगे। जैसे 9:30 तथा 15:50 को समानुपात में लिखें। ठीक है, तो आप यहाँ पे सैंपल पे लिख के दिखाएंगे 9:30 समानुपात 15:50। तो इसमें जो प्रथम पद है वो 9 हो गया, द्वितीय पद 30 हो गया। ठीक है, तृतीय पद है वो 15 हो गया और चतुर्थ पद है वो 50 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इसमें क्या है, अब ये अगला पॉइंट है, सरल भाषा में दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। ये एक और एक इसकी परिभाषा समानुपात की, कि सरल भाषा में दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम बता देंगे छात्रों को, समानुपात को प्रदर्शित करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप चिन्ह लिख के सैंपल पे छात्रों को दिखा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, आप इसका उदाहरण बता देंगे। चूंकि 9:30 और 15:50 समानुपात में है, तो उसे हम लिख सकते हैं। आप सैंपल पे लिख के दिखा देंगे कि 9:30 और यह समानुपात का चिन्ह हो गया, फिर 15:50। ठीक है, अब आगे है समानुपात की अवधारणा। जैसे अवधारणा में क्या है, चार राशियां या संख्याएं या पद समानुपाती होते हैं जब पहले और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे चौथे के अनुपात के बराबर हो। उदाहरण बता देंगे कि 1:3 समानुपात 20:60। ठीक है, अब इसमें बहुत प्रश्न पूछेंगे हम छात्रों से। बहुत प्रश्न में पहला प्रश्न पूछेंगे, सरल भाषा में दो अनुपातों की बराबरी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो छात्र बताएंगे अनुपात, फिर सैंपल पे यह चिन्ह, सैंपल पे दर्शाते हुए यह चिन्ह किसका प्रतीक है। ठीक है, तो छात्र बता देंगे समानुपात का। ठीक है, तीसरा प्रश्न करेंगे हम, समानुपात कितने प्रकार का होता है। तो छात्रों को पता नहीं रहेगा तो छात्र मौन हो जाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे ये आपका हो गया, समझ चाहता हूँ। ठीक है, अगला शिक्षण बिंदु है समानुपात के प्रकार। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण करेंगे हम। समानुपात को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हो गया अनुलोम समानुपात। आइए देखते हैं, अनुलोम समानुपात को सीधा समानुपात भी कहते हैं। जैसे 5 पुस्तकों का मूल्य 100 रुपए है तो 15 पुस्तकों का मूल्य 300 रुपए और 3 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपए होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे है कि 5 बुक है, उसका मूल्य 100 रुपए है। ठीक है, तो अगर 15 बुक लेते हैं तो 300 रुपए हो जाएगा, और 3 बुक लेते हैं तो 60 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप सैंपल में मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे आप। ठीक है, आइए देखते हैं अगला शिक्षण बिंदु। सॉरी, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है प्रतिलोम समानुपात दूसरा। तो दूसरा हो गया, क्या है इसमें, एक राशि के बढ़ने के साथ ही दूसरी राशि का मान का घटना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो जाएगा, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। अब इसको क्या करेंगे, ए क्रॉस डी और बी क्रॉस सी। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से ये प्रतिलोम समानुपात निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे सैंपल कार्य में अगर कुछ नहीं है आपके पास लिखने के लिए, तो आप सिंपल सा प्रतिलोम समानुपात लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक उदाहरण दे देंगे। जैसे 5 मजदूर किसी मकान को 10 दिन में पेंट करते हैं, तो 10 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 5 मजदूर है, किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 10 मजदूर किसी काम को क्या करेंगे, 20 दिन में करेंगे। तो बी बराबर 5 दिन है, यहाँ से निकल आएगा। आप इस फार्मूले का यहाँ का यूज करके आप छात्रों को सैंपल पे दिखा देंगे। ठीक है, आगे है बोध प्रश्न। ठीक है, बोध प्रश्न देखते हैं क्या है। बोध प्रश्न में है, पहला पूछते हैं समानुपात के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया समानुपात के कितने प्रकार के होते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे दो। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, एक राशि के बढ़ने पर मान बढ़ता है। छात्र उत्तर दे देंगे अनुलोम समानुपात का। ठीक है, अनुलोम समानुपात का। तीसरा प्रश्न हो गया, तीसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का एक यूनिट का मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप समस्यात्मक हो गया, तो अब आप यहाँ से बताएंगे तीसरा शिक्षण बिंदु। तीसरा शिक्षण बिंदु है एक एक विधि या एक एक नियम। आप इसका स्पष्टीकरण करेंगे, देखते हैं। ये आपका लिखा हुआ है एक पर आधारित विधि या नियम, मतलब एक विधि क्या बोलते हैं, एक पर आधारित विधि या नियम। ठीक है, आगे देखते हैं। इस विधि द्वारा हम किसी वस्तु का एक यूनिट मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, इससे फिर वांछित वस्तु का मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, इस विधि को क्या कहते हैं, एक एक विधि। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे
जैसे में देखेंगे, यदि 15 मीटर कपड़े का मूल्य 750 रुपए है तो 32 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप सैमपट में लिख के दिखा देंगे कि 15 मीटर कपड़े का मूल्य अगर 750 रुपए है तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य हम ज्ञात करेंगे, तो 750 बटा में 15 बराबर 50 रुपए आ जाएगा। ठीक है। बोध प्रश्न देखेंगे अब इसका। पहला बोध प्रश्न है, किसी वस्तु का 1 यूनिट का मूल्य किस विधि से ज्ञात करते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे एक एक विधि से। ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, यदि 10 कलम का मूल्य 30 रुपए है तो 7 कलम का मूल्य बताइए। तो ठीक है, तो आप सैंपट सैंपट पे करके आपको या फिर बच्चे अपने कॉपी में करके दिखा देंगे आपको, तो उत्तर आएगा इसका, सॉरी, 21 रुपए। ठीक है। अब देखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या है, पहला प्रश्न हो जाएगा, 1, 2, 12, 24 समानुपात में है या नहीं। ठीक है। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, आपस में दो बराबर अनुपात क्या कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, समानुपात को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, समानुपात को कितने भागों में बांटा गया है। पांचवा प्रश्न करेंगे। पांचवा प्रश्न करेंगे, एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि का मान घटता है, यह कौन सा समानुपात है। ठीक है। अब इसके बाद छात्रों को होमवर्क दे देंगे। होमवर्क में क्या देंगे, पहला गृह कार्य, प्रतिलोम समानुपात का उदाहरण लिखिए। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, अनुलोम समानुपात से आप क्या समझते हैं। और तीसरा प्रश्न हो जाएगा, 5 कापियों का मूल्य यदि 22 रुपए है तो 7 कापियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार आपका समानुपात का पाठ योजना समाप्त होता है। धन्यवाद।